नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियोस की आपको तत्काल सूचना प्राप्त हो सके। अगर आप लोगों को पता ना हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों कि पिछले हफ्ते कुछ कोरोना के केसेस यहाँ पर आए थे, तो लास्ट सैटरडे यहाँ 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लग गया है और ये लगभग 5-6 महीने के बाद में केसेस यहाँ पर आए हैं। नहीं तो 5-6 महीने यहाँ पर लाइफ जो है सिडनी में काफ़ी नॉर्मल हो गई थी, लेकिन अब फिर से 2 हफ्तों का लॉकडाउन है, तो अब हम लॉकडाउन की वजह से घर पर ही हैं। तो देर न करते हुए मित्रों चलिए शुरू करते हैं माई लाइफ शब्दों में भाग 18। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया कि किस प्रकार से भीमसेन के साथ में मेरी बातचीत हुई और मैंने भीमसेन को ये बात कही कि कल आने वाले शाम 5:30 बजे से पहले मैं आपको गुरुकुल से बाहर निकाल दूंगा। मित्रों, कह देना आसान होता है किसी चीज को गुस्से में आकर के, लेकिन जब उसे इंप्लीमेंट करना पड़ता है तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। वही हुआ मेरे साथ में कि जैसे ही भीमसेन जी चले गए उसके बाद में मेरे अपने जो ग्रुप के लोग थे और जिन लोगों के साथ में धनंजय पांडे की फ्रेंडशिप हुई थी यहाँ ट्रांसफर होकर के आने के बाद में पचमढ़ी में, वो सारे लोग आए रूम में और आकर के उन सब लोगों ने उल्टे मुझे समझाना शुरू किया, एक तरह से प्यार से डांटना शुरू किया कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 24 घंटे का टाइम इतना कम है कि अगर हम सब लोग मिल करके कुछ करना भी चाहें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारा प्रबंधन भीमसेन के साथ में है। मैनेजर वगैरह सब भीमसेन के साथ में है, तो निकाला नहीं जा सकता है। तो मुझे भी टेंशन हो रहा था क्योंकि गुस्से में बोल जरूर दिया था। तो इवन कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर आपको नहीं रुकना था तो वैसे चले जाते, आप इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करके अगर आपको जाना पड़ेगा तो आपके जाने के बाद में, क्योंकि मैं उनके ग्रुप को बिलोंग करता हूं, तो उन सबके लिए भी आगे चल करके ये असम्मान की बात होगी। बुरा तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन जब आप बहुत प्रेशर में होते हैं तो कई बार फिर चीजें आपके जीवन में इस प्रकार से निकल करके आती हैं आपके मन में, आपके दिमाग में, कि जिनको आपने कभी सोचा भी नहीं होता। यहां पर एक बात मैं आप लोगों के साथ में और शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि ये वो टाइम पीरियड था, ये जीवन का वो कालखंड था जब कुछ दिन पहले महाभारत नामक एक सीरियल टेलीकास्ट हुआ था टेलीविजन पे, और चंद्रकांता जैसा सीरियल उस टाइम पर चल रहा था, चाणक्य जैसा सीरियल उस टाइम पर आया हुआ था। देखिए, ये जो टेलीविजन में आने वाले सीरियल्स होते हैं या जो प्रोग्राम्स होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन को थोड़ा बहुत तो प्रभावित करते ही हैं। और इन सीरियल्स को उस टाइम पे हम सभी लोगों ने देखा हुआ था कि मानसिक डेवलपमेंट की उम्र थी, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं दिल दिमाग में थी, तो एक तनाव का वातावरण तो क्रिएट हुआ था। लेकिन इस तरह के सीरियल्स वगैरह देख देख करके और दिमाग में उस तरह की राजनीति और उस तरह के जो दांव पेच हैं वो सारे के सारे बड़ी तेजी से चल रहे थे। तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुझे 1-2 घंटे का आप समय दीजिए और मैं विचार करता हूं। देखिए, मैंने ये बात उनको कही है तो मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। अगर कोई ऐसा रास्ता निकल आता है कि मैं अपनी इस बात को पूरा कर सकूं तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए और सोच लेता हूं। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर कल मैं चला जाऊंगा। तो मैं इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा फिक्रमंद नहीं था कि अगर मैं भीमसेन को नहीं निकाल पाया तो मेरा क्या होगा। पचमढ़ी में मैंने जो ज्वाइन किया था ये एक इंसिडेंट था, मैं यहाँ ज्वाइन करने आया नहीं था। तो बहुत सारी चीजें एक साथ में चल रही थी और इस प्रकार से मित्रों से मैंने रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा अपने लिए मैंने टाइम ले लिया। यहाँ एक चीज और है जो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि चला गया था मुंबई, और मुंबई से आकर के मैंने पचमढ़ी में जब ज्वाइन किया तो 2-3 महीने का टाइम बीत चुका था और मुझसे 2 महीने पहले लगभग धनंजय पांडे यहाँ पर आ चुके थे। और पचमढ़ी की स्थिति ये थी कि यहाँ ऑलरेडी 3 ग्रुप हुआ करते थे। एक तो मैनेजमेंट का अपना ग्रुप था और छात्रों में भी 2 ग्रुप थे। तो हमारे गुरुकुल में होता क्या था कि किसी भी सेंटर में अगर कोई इस तरह की घटना दुर्घटना हो जाती थी तो उसका समाचार लगभग सभी जगहों में पहुंच जाता था, पता चल जाता था कि कहाँ कौन सी घटना घटी है। तो हम लोगों का ट्रांसफर होने से पहले ही पचमढ़ी में लोगों को पता चल चुका था कि बुधनी में क्या हुआ है और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। तो धनंजय पांडे और मेरा नाम काफी ज्यादा पहले से वहां लोगों को पता चल चुका था। तो जब धनंजय पांडे ने ज्वाइन किया जाकर के, तो ये यहाँ जो छात्रों के 2 ग्रुप थे, इसमें से एक ग्रुप ने धनंजय पांडे को अपने साथ में मिला लिया। तो धनंजय पांडे की जितनी अंडरस्टैंडिंग और समझ थी उस प्रकार से उन्होंने अपना एक ग्रुप को जाकर के ज्वाइन कर लिया, क्योंकि धनंजय पांडे या मेरे जैसा व्यक्ति वहां पर बगैर किसी ग्रुप को ज्वाइन किए हुए ज्यादा दिन रह नहीं सकता था। तो ऐसी स्थिति में जिसने धनंजय पांडे को वेलकम किया, धनंजय पांडे जी अपना उनके साथ में हो लिए और उनको भी एक शेल्टर मिल गया, उनको भी एक सपोर्ट मिल गया वहां कुछ लोगों का। और ये जो पहले से ग्रुप था जिसने धनंजय पांडे का वेलकम किया था, तो उनको ये था कि ये लगभग 125 लोग आ रहे हैं, तो अगर उनके
छात्र नेताओं को अपने साथ में मिला लेते हैं तो इनकी शक्ति थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी। और हुआ भी यही कि जो दूसरा ग्रुप था उसमें फिर पहले जितने लोग थे बस उतने ही बचे और इसमें कई लोग ज्यादा जुड़ गए। अब जो दूसरा ग्रुप बचा था उसमें मुझे याद है एक श्याम बिहारी नाम के सज्जन थे और उनके साथ में बहुत ही क्लोज फ्रेंड उनके थे, उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। तो श्याम बिहारी वगैरह कहाँ गए उनका तो कुछ पता नहीं है मुझे, हाँ, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी के साथ में अभी भी मेरा क्या संबंध है वो मैं आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि ये दो लोग जो हैं तो काफी मजबूत स्थिति में हुआ करते थे दूसरे ग्रुप में, इनफैक्ट यही लीड कर रहे थे। हमारे गुरुकुल में दो प्रकार के विभाग थे, एक था विद्यापीठ जिसमें बहुत छोटी उम्र में स्टूडेंट्स आते थे और बिगनिंग से स्टडी शुरू करते थे और लगभग 12-14 साल का उनका अपना कंप्लीट कोर्स हुआ करता था। और दूसरे थे प्रशिक्षणार्थी, जैसे जिस विभाग में हम थे प्रशिक्षण में। तो प्रशिक्षण में होता क्या था कि लोग 12th पास करके या ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते थे। तो यहाँ जितने भी लोग थे सब प्रशिक्षणार्थी थे, तो सब अच्छे खासे एजुकेटेड लोग हुआ करते थे। तो इनके साथ डील करना इतना आसान नहीं था, काफी समझदार और काफी टफ लोग हुआ करते थे। अब जैसे मैं रामचंद्र शुक्ला की बात कर रहा हूं तो ये काफी पढ़े लिखे नौजवान थे और बड़े गुस्से वाले हुआ करते थे। सबको पता था कि श्याम बिहारी जो उनके मित्र हैं वो थोड़ा शांत स्वभाव के, लेकिन राजनीतिक दांवपेच उनके पास ज्यादा थे। और रामचंद्र शुक्ला थोड़ा सा क्रोधी आदमी थे, उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता था। तो लोग थोड़ा सा उनसे एक रखते हैं ना डिस्टेंस, अगर आदमी कोई ज्यादा गुस्से वाला है। तो रामचंद्र का व्यक्तित्व तो कुछ ऐसा था। और मैं रामचंद्र के बारे में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे चल करके रामचंद्र के साथ में मेरे वीडियोस में आपको पता चलेगा कि हमारी कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई, वो क्या है वो मैं टाइम आने पर ही आपको बताऊंगा। इस टाइम पर गुरुकुल की ये पोजीशन हुआ करती थी। तो अब सारे लोग चले गए मुझे छोड़ करके, बचे धनंजय पांडे और मैं। धनंजय पांडे बहुत स्ट्रेस में थे, उनको और किसी चीज का स्ट्रेस नहीं था, उनको ये था कि मैं चला जाऊंगा। उनको ये विश्वास हो गया था कि अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि 24 घंटे के अंदर भीमसेन को यहां से निकाला जा सके। और परिणाम स्वरूप उनको यह भी पता था, क्योंकि मैंने ये बात कही है कि अगर मैं तुमको नहीं निकाल पाया तो मैं जरूर चला जाऊंगा, तो उनको मेरे जाने का दुख था कि फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। धनंजय पांडे की एक आदत थी कि वो ज्यादा टेंशन में होते थे जब, तो वो अपना एक्सरसाइज करने लगते थे, जो कि बहुत अच्छी बात है, थोड़ा इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। और मैं बैठे सोच रहा था और धनंजय को देख रहा था, पर मेरा मन और दिमाग कहीं और था। और सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तो मैंने धनंजय पांडे से पूछा, मैंने कहा कि भीमसेन जी रूम किसके साथ में शेयर करते हैं? तो उन्होंने बताया कि कृपाशंकर पांडे। तब मैंने धनंजय पांडे से पूछा कि क्या ये वही कृपाशंकर पांडे है जो मेरी टोली में हुआ करते थे? तो उन्होंने बताया हाँ ये वही है। कृपाशंकर के साथ में एक इंसिडेंट हुआ था जब हम लोग बुधनी में थे और मैं टोली का था टोली नायक और कृपाशंकर मेरी ही टोली में हुआ करते थे। और एक बीच में ऐसा दौर आया था भार्गव जी की वजह से, क्योंकि भार्गव जी काफी सख्त व्यक्ति थे कि उस टाइम पीरियड में अगर किसी ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया तो वो बगैर बातचीत किए हुए ही और रिजेक्ट कर दिया करते थे। मींस किसी को छुट्टियां नहीं मिल रही थी उस टाइम पर। और कृपाशंकर की मदर की शायद तबीयत खराब थी, तो कृपाशंकर ने भी एप्लीकेशन लगाया जा करके, तो उनकी छुट्टी रिजेक्ट हो गई। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भैया मुझे जाना बहुत जरूरी है और मेरी छुट्टी रिजेक्ट हो गई है, तो आप कुछ कीजिए। तो मैंने कहा भाई तुम पहले ही जाके ऑफिस में एप्लीकेशन दे चुके हो और वहां से एक बार रिजेक्ट हो गया तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो वो थोड़ा सा इमोशनल हुए। तो मुझे लगा कि मेरी टोली में है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इनके लिए बियॉन्ड अपने अधिकार जा करके थोड़ा सा इनके लिए कोई मदद करता हूं। तो मैंने पूरी टोली को बुलाया और सबके साथ में बैठ करके मैंने बात की। मैंने कहा इस प्रकार से इनको समस्या आई है, अगर आप सब लोग मेरा साथ दें तो मैं इनकी मदद करना चाहता हूं। तो जैसा कि आपको पता है जब हमारी टोली का निर्माण हुआ था तो उस टाइम पर मुझे जो सारे लोगों के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए थे वही सारे लोग मेरी टोली में आए थे। तो उसका एक अपना फायदा भी था कि वो भले ही थोड़ा बहुत कहीं उद्दंड रहे हों, लेकिन ऐसे लोग लीक से हट करके भी थोड़ा सा कुछ कर सकने की सामर्थ्य रखते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था उन लोगों के साथ में। तो मुझे उम्मीद थी कि ये लोग सब मान जाएंगे। तो सब लोगों ने एक साथ एक सुर में मुझे ये अनुमति दी कि नहीं, आप जिस प्रकार से भी इनकी मदद करना चाहते हैं कीजिए, हम आपका साथ देंगे। तो पूरा प्लान करके मैंने 15 दिन के लिए कृपाशंकर को उनके घर भेजा था। और वो सचमुच, क्योंकि गेट से जा नहीं सकते थे, तो उनको रात में किस प्रकार से निकाला और उनके वापस आने की डेट और टाइम सब कुछ निश्चित किया, क्योंकि वो सब जंगल हुआ करता था, चारों तरफ बाउंड्री थी, गेट से आप अंदर आ नहीं सकते। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर जगह पर जाकर के ही हम उनको रिसीव कर सकते थे। तो सारा मैंने प्लान किया
क्योंकि उस टाइम पर हमारी दिन में 10 बार अटेंडेंस ली जाती थी। रजिस्टर मेरे पास ही होता था, मुझे ही अटेंडेंस लेनी होती थी, लेकिन कई बार वहां अधिकारी भी उपस्थित हुआ करते थे। तो अगर किसी का आपने नाम लिया और अगर वो अब्सेंट है तो अब्सेंट लगाना पड़ता था। लेकिन हमारी यही सेटिंग थी कि जब मैं कृपा शंकर का नाम लूंगा तो कोई और अटेंडेंस में बोल देगा और इतना कोई ध्यान नहीं देता। तो इस प्रकार से हमने 15 दिन तक ये चीज मेंटेन की और कृपा शंकर अपने घर होकर के आए, उनकी मदर ठीक हो गई। तो वो एक कृपा शंकर के साथ मेरा इंसिडेंट हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा भरोसा हुआ। और मैंने धनंजय से कहा, मैंने कहा तुम कृपा शंकर को बुला सकते हो क्या? तो बोला हाँ मैं चला जाता हूं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, एकदम ये गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारा या मेरा अपने रूम से निकलना मतलब उन लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्या सोच रहे हैं। तो धनंजय पांडे ने पूछा कि वैसे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। मैंने कहा बताऊंगा नहीं, सारी चीजें सामने आ जाएंगी, पहले किसी को भेज करके और कृपा शंकर को बुलवाओ मेरे पास में। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि काफी लोग ऐसे थे जो हमारा सपोर्ट किया करते थे, लेकिन हम उनको कभी लाइमलाइट में नहीं आने देते थे, हम कभी उनको लोगों के नजर में नहीं आने दिया करते थे, क्योंकि ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते थे हमारे लिए। ऑफिस से या हमारे लिए जहां भी हम उनको भेजते थे वहां से जाकर के वो तमाम सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आया करते थे। ऐसे लोगों को हम लोग छुपा के रखते थे, कभी उनको लोगों को नहीं पता चलने देते थे कि ये लड़के भी हमारे साथ में हैं। तो ये शायद उस टाइम के, मैंने बताया ना, इस प्रकार के सीरियल्स वगैरह देख करके दिमाग बड़ी तेजी से चलता था। तो धनंजय पांडे ने किसी को सेट किया और वो बुला करके कृपा शंकर को लेकर के आए। कृपा शंकर मेरे पास आकर के और बड़े खुश हुए और बोले भैया आप वापस आ गए, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा मैं वापस तो आ गया हूँ, लेकिन एक समस्या हो गई है। और कृपा शंकर के साथ में मेरा अपना एक संवाद हुआ। मैंने कहा आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, कल तुम्हें जरूरत थी तो मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुम बाध्य नहीं हो कि मेरी मदद करो, लेकिन तुम अगर चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। हाँ मैं तुमसे मदद मांग रहा हूं। तो कृपा शंकर का जवाब बहुत ही अच्छा था। उन्होंने कहा भैया आप कहेंगे तो मैं यहां से कूद जाऊंगा। सेकंड फ्लोर में हमारा रूम था। मैंने कहा भाई कूदना नहीं है, मैं तुमसे तुम्हारी जान नहीं मांग रहा, मैं तुमसे थोड़ा सा सहयोग मांग रहा हूं। बोले एकदम आप मुझे आदेश कीजिए और सहयोग मांगिए मत, आदेश कीजिए, आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो मैंने कहा ठीक है, तुम एग्जैक्ट 10 बजे रात में मेरे पास आना। तो बोले ठीक है। और मैंने कहा अभी तुम जाओ और किसी को ये मत बताना कि तुम मुझसे मिलने आए थे, और बहुत छुप छुपा करके यहां से निकल जाओ। तो कृपा शंकर चले गए। अब धनंजय पांडे को मैंने बुलाया। मैंने कहा अब सब लोगों को बुला लो, अपने जो खास 10-12 लोग थे, कुछ जो लोग पुराने थे पचमढ़ी के और कुछ हमारे अपने ग्रुप के लोग, तो 10-12 लोग हम बैठे और मैंने सारा प्लान सबके सामने बताया। मैंने कहा ये मेरे दिमाग में आया है, इसके अलावा भाई मेरे पास कोई दूसरा प्लान नहीं है कि अगर उसे एग्जीक्यूट करें और भीमसेन को हम निकाल पाए। हालांकि ये लीक से हटके था, मुझे लगता है ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर उस सिचुएशन में जीतने के लिए कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। तो ये एक प्रकार से प्रभारी जी ने जंग छेड़ दी थी और उसमें भीमसेन जी मोहरा बन गए थे। तो अब फिर जो भी सामने आता है उसको अपने किए का दंड तो मिलता है। देखिए, तो जब मैंने पूरा प्लान अपने मित्रों को बताया तो सारे लोग एक साथ तैयार हो गए, क्योंकि उन लोगों को इस प्लान में कहीं कोई बुराई नहीं नजर आ रही थी। हालांकि मुझे अंदर से बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, मैं दिल की बात बता रहा हूं, क्योंकि हम बड़े अच्छे एक सात्विक माहौल से आए थे और ऑल ऑफ सडन ये एक राजनैतिक माहौल सा बन गया था पचमढ़ी में। मैं भी एकदम नया था, मैंने तो अभी एक रात भी नहीं यहाँ पर गुजारी थी, तो मेरे लिए भी सब कुछ बहुत नया सा था और बहुत अजनबी सी चीजें मैं खुद कर रहा था, लेकिन वो चीजें कर रहा था जो मैंने इसके पहले कभी नहीं की थी। और मेरे साथ के मित्रों के लिए भी ये सब कुछ बहुत अजीब सा था, लेकिन ठीक है, परिस्थितियां कई बार आपको इस तरह का कुछ करने के लिए मजबूर कर देती हैं जो शायद आप दिल से नहीं करना चाहते हैं। और उस दिन हमने यही किया। मैंने कहा कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे गुरुकुल के बाहर हो और आप में से किसी को जानता हो, क्योंकि हमारे यहाँ गुरुकुल से बाहर आप नहीं जा सकते थे बगैर किसी की परमिशन के, मतलब प्रभारी या जो अधिकारी लोग थे उनकी परमिशन लेके जाना पड़ता था। दोपहर में 12 से लेकर के और 2 बजे के बीच में आप सिग्नेचर करके बाहर 2 घंटे के लिए जा सकते थे, लेकिन उसके बाद कभी भी अगर आपको कैंपस से बाहर निकलना है तो आपको किसी न किसी का परमिशन होना चाहिए था। तो एक तो ये समस्या थी कि अभी ये शाम का टाइम हो रहा था और हम में से कोई बाहर जा नहीं सकता था, और दूसरे हम बाहर जाके जो चीजें मंगाना चाह रहे थे उसके लिए मैं चाहता भी नहीं था कि मेरे गुरुकुल को कोई विद्यार्थी जाकर के डायरेक्ट इस तरह की चीजें परचेज करें, क्योंकि इससे गुरुकुल का नाम खराब होता। और इस बात का मुझे बहुत ज्यादा पहले से ख्याल था कि मैं जिस संस्था को बिलोंग करता हूं उसकी अपनी एक रेपुटेशन है, उसकी अपनी एक इज्जत है समाज सोसाइटी में, और इस तरह के काम अगर वहां से जुड़े हुए लोग करेंगे तो समाज में एक गलत मैसेज जाएगा। तो ये इस बात को लेकर के मैं बहुत स्ट्रिक्ट था और हम सभी लोग
इस बात को लेकर के अवेयर थे कि हम में से किसी व्यक्ति को ऐसी किसी शॉप में नहीं जाना चाहिए जहां से इस प्रकार की वस्तुएं हमको खरीदना था। तो हम में से एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ जो वर्तमान समय में वॉचमैन है उसके फादर आए हुए हैं और वो उनके ही डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो इनसे उनकी बातचीत कभी कभी हो जाती है। तो इनको लगा कि अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करें तो शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मित्रों, यहाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो ये कि उस वक्त हम लोगों की जो आय होती थी तो उस आय का एक अंश हम 10-15 लोग मिला करके एक जगह इकट्ठा करते थे और हमारे बीच का ही एक व्यक्ति उस पैसे को मैनेज करता था कि कभी अगर जरूरत पड़ जाए किन्हीं राजनीतिक कारणों के लिए, राजनीतिक आवश्यकताओं के लिए, या आपसी उठापटक में जो कभी कुछ हमें ऐसा करना पड़ता है जहां पैसों की जरूरत होती है, तो हम उस बजट से ही उस पैसे को खर्च करें। हम लोग काफी ऑर्गेनाइज्ड ढंग से सारे काम किया करते थे। तो हमारे बीच में एक लड़का था जिसकी हाइट बहुत अच्छी थी। तो हम लोगों ने सारा जुगाड़ उगाड़ किया। शाम जब अंधेरा हो गया तो पीछे की बाउंड्री से वहां काफी जंगल था, पचमढ़ी तो वैसे भी जंगल ही है, और उस टाइम पर जंगली जानवर भी हुआ करते थे तो उसका भी खतरा था। तो किसी भी तरह से उनको जो है हमने पीछे की बाउंड्री से कुछ रस्सी उस्सी का इंतजाम करके और उन्हें बाहर भेजा। वो जा करके और वॉचमैन के फादर से मिले, उनसे रिक्वेस्ट की, उनको कुछ पैसे दिए और 5-6 चीजें थी जो हमको चाहिए थी, तो उन्होंने खरीद करके इनको दी। तो रात को लगभग 8 बजे तक वो सारा मटेरियल मेरे पास कमरे में आ गया। अब सामान आ गया। अब मुझे लगता है यहाँ पर उन सामानों का नाम लेना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप लोग स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी गुरुकुल में किस प्रकार की चीज़ें हैं जो प्रतिबंधित हो सकती हैं। वो सारी प्रतिबंधित सामग्री हमने मंगवाई थी, जिसमें से कुछ मादक द्रव्य थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो गुरुकुल के विद्यार्थी सेवन नहीं करते थे, खाते पीते नहीं थे, उस तरह का ही सामान था और कोई ऐसा आपराधिक सामान नहीं था। लेकिन हमारे गुरुकुल में उस प्रकार की सामग्री का मिलना अपने आप में किसी अपराध से कम नहीं माना जाता था। और इतने वर्षों तक मैं रहा, कभी किसी को सेवन करते हुए न मैंने सुना और न मैंने देखा। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि लीक से हट करके अब इस तरह का अगर कोई चैलेंज आपको पूरा करना है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। रात में कृपाशंकर मेरे पास आए मिलने के लिए। तो मैंने कृपाशंकर को पूरी स्क्रिप्ट समझाई कि क्या और कैसे कैसे करना है। और जो हमारे ग्रुप के कुछ 10-15 खास लोग थे, उन लोगों को बुला करके भी उन लोगों के रोल मैंने समझाए। सारे ग्रुप को सारी चीज पता थी कि अब आगे हमें क्या करना है। और लगभग 11 बजे तक हम ये सारी चीजें प्लान करके, हमारे लेवल पे जो चीजें एग्जीक्यूट होनी थी उनको करके, और हम लोग आराम से सो गए। और सुबह उठ करके, क्योंकि हम लोगों का सामूहिक मेडिटेशन होता था, सामूहिक मीन्स हॉल में जाकर के मेडिटेशन होता था जहां सारे लोग आया करते थे। तो वहां हम लोग मेडिटेशन के लिए गए। मैं भी था, धनंजय भी थे, हमारे ग्रुप के सभी लोग थे और दूसरे ग्रुप के भी लोग थे। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि जो दूसरा ग्रुप था, तो इस वक्त जब मेरी और भीमसेन की टशन हुई तो वो लोग उनके साथ मिल गए थे। सभी लोग तो नहीं, लेकिन उस ग्रुप के जो 2-3 लोग मेन लोग थे वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। और ये चीजें हमको भी, ये समझिए कि हर आधे घंटे 1 घंटे में हमको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आकर के इंफॉर्मेशन दे रहा था कि उनके यहाँ पर क्या चल रहा है। और वो लोग बड़ी कोशिश कर रहे थे कि ये पता लगाएं कि हम क्या प्लान कर रहे हैं। काफी एक्साइटिंग थी सिचुएशन, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चल रहा था। और सुबह हम सभी लोग गए मेडिटेशन के लिए। तो जो दूसरा ग्रुप था वो हम सब लोगों को वहां पर देख करके और बड़े हैरान परेशान थे कि अभी तक हम लोगों ने कुछ किया नहीं और हम लोग बहुत नॉर्मल दिख रहे हैं। क्योंकि जब आप कुछ करने वाले होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे से, कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग कुछ ना कुछ लोगों को पता चलती है। तो ऐसा कुछ किसी को पता नहीं चल रहा था। बिल्कुल जैसे तूफान के आने के पहले एक गंभीर सा सन्नाटा छा जाता है, तो उसी प्रकार का सन्नाटा। हमारे ग्रुप में कोई एक्टिविटी, कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। तो काफी मजेदार सिचुएशन थी। और 6:30 बजे हमारा मेडिटेशन खत्म होता था। तो जब 5 मिनट बचे तब अचानक चीजें जो हैं बहुत तेजी के साथ में घटी। तो कृपाशंकर को मैंने बहुत अच्छी तरह से सिखाया था कि किस प्रकार से और कब ध्यान हॉल में आके कैसे एक्ट करना है, कितना लाउड एक्ट करना है और कितनी देर यहाँ पर ठहरना है और उसके बाद कहाँ जाना है। तो कृपाशंकर की एंट्री हुई और वो 2 मिनट का मैंने उनको टाइम दिया था। 2 मिनट में आकर के उन्होंने इतनी जोर जोर से वहां पूरा ड्रामा किया कि सारे लोग जो हैं तो हड़बड़ा करके उठ गए और सबकी टेंशन उधर गई। तब तक जिन लोगों को मैंने सेट किया था उन सब लोगों ने जो है तो लोगों के बीच में बड़ी जोर जोर से ऐसी बातें की कि ये पता चल सके कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ। और
कृपाशंकर वहां से लगभग दौड़ते हुए सामने उप प्रभारी का बंगलो था, वहां जाकर के गेट बहुत तेज भड़बड़ाया तो उप प्रभारी और उसकी फैमिली सारे लोग बाहर निकल आए और तब तक यहां से सारे स्टूडेंट्स जो है वहां पहुंच गए और कृपाशंकर जोर जोर से रोने लगे और सारी बातों को बहुत लगभग चीख चीख करके चिल्लाते हुए प्रभारी को बताया। बोले अभी आप चलिए, चल करके देखिए क्या हुआ है, ये वो। और हमारे जो सेट किए हुए लोग थे, ये सब कुछ जब कृपाशंकर ध्यान हॉल के बाद प्रभारी के यहां कर रहे थे तो मैं और धनंजय और हमारे ग्रुप के जो 5-6 लोग थे जिन पे लोगों की नजर थी कि हम लोग शायद कुछ करेंगे, हम लोग चुपचाप अपने कमरों में चले गए, क्योंकि उसके आगे की स्क्रिप्ट हमने पूरी तरह से सेट की थी। कृपाशंकर को बैकअप करने के लिए 8-10 हमारे लोग थे, उन्होंने भी वहां पर काफी रोष व्यक्त किया और उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी चलना चाहिए, प्रभारी जी आपको भी चलना चाहिए। बाकी सारे जो अधिकारीगण थे उन सबको ले जा करके और कृपाशंकर जैसे ही अपने रूम में पहुंचे तो हमारे अपने ग्रुप के जो लोग थे उन्होंने तकिया उठा करके कि अरे यहां पर भी है, और भीमसेन जी का कबट खोल करके वहां पर भी दिखाया अरे यहां पर भी है, और उनके बैग को खोल करके भी दिखा रहे हैं कि यहां पर भी है, और बैल्कनी के नीचे कुछ चीजें हमने फेंकवाई थी वो चीजें दिखवा करके, मतलब इतनी मादक सामग्री और इतनी जो गुरुकुल के स्टूडेंट्स के लिए वर्जित खाद्य सामग्री थी वो सब कुछ वहां इतना हमने सेट करवाया था कि वो सब कुछ निकला। और उस वक्त इतने सारे एक साथ में लोग थे कि इस घटना को प्रभारी और अधिकारी चाह करके भी दबा नहीं सकते थे। ये सारा कुछ ड्रामा चला पूरा आधा पौने घंटे, सारी चीजें रिकवर की गई, उनकी लिस्ट बनी कि क्या क्या यहां पर मिला है। वहां पर जिन लोगों ने उनको देखा था उसमें से 99% वो लोग थे जिन्होंने सिग्नेचर किए जो आने वाले कल में अपनी गवाही से बदल न जाए, वो सारी सेटिंग हमने की थी। हमें पता था कि अगर प्रभारी के अपने लोग या दूसरे ग्रुप के लोग होंगे तो कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए हमने इतने लोग लगा दिए थे कि प्रभारी और भीमसेन और कृपाशंकर ये सारे लोग जो हैं हमारे अपने लोगों से घिरे हुए थे। तो वहां जिन लोगों के सिग्नेचर चाहिए होंगे वो भी हमारे लोग होंगे, वो एक एक सामान सबको पता था कौन सी चीज कहां पर है, तो वही दिखाने वाले थे। लोगों को लग रहा था नहीं कि ये बाहरी लोग हैं आकर के, मींस उस रूम में न रहने वाले लोग हैं आकर के दिखा रहे हैं, लेकिन सबको पता था, पहले से सारी सेटिंग की गई थी, सारा कुछ हुआ। और 11 बजे मुझे एक आदेशपाल आया और उसने कहा कि प्रभारी जी आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो मैं गया प्रभारी के यहाँ, तो वहां जाकर के सारे अधिकारीगण बैठे हुए थे और मुख्याचार्य भी बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, बोले देखो हमारे पास में कोई प्रूफ तो नहीं है, प्रूफ तो सब अगेंस्ट हैं भीमसेन के, लेकिन हमें ये पता है कि काम आपने किया है क्योंकि कल आपने शाम को 5 बजे इनको धमकी दी थी। तो मैंने प्रभारी जी से कहा कि अगर आपके पास मेरे खिलाफ कोई प्रूफ है तो आप उस पर कार्यवाही कीजिए, अदरवाइज मेरे पास में आपके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। बताइए आपने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलवाया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने इसलिए बुलवाया है कि ये हमारे गुरुकुल में परंपरा जो आपने डाली है ये अच्छी नहीं है, हमें सब पता है कि करवाया आपने है, हमारे पास में प्रूफ आपके खिलाफ नहीं है, इसलिए हम आपके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। हमको मजबूरन भीमसेन और कृपाशंकर को यहाँ से गेट पास बना करके भेजना पड़ रहा है। तो मैंने कहा कि आप कृपाशंकर को यहाँ से क्यों भेजेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं कृपाशंकर उनके साथ में रहते हैं। तो मैंने कहा भाई कृपाशंकर ने ही तो ये सब जब उसे पता चला तो सबको बताया, तो उसे आपको नहीं भेजना चाहिए। तो इस मुद्दों को लेकर के थोड़ा सा मेरी और प्रभारी की बहस हुई, और जब मुझे लगा कि प्रभारी मानने वाले नहीं है तो कृपाशंकर से जब मैंने ये बात कही थी कि भाई मेरी मदद करो, तो मैंने ये भी कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि भीमसेन अकेले निकाले जाए यहाँ से, तुम ना निकाले जाओ, क्योंकि मुझे अंदाजा तो था कि कृपाशंकर को भी भीमसेन के साथ ही निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कृपाशंकर ने मेरे कहने पर ये सब कुछ किया है। तो जब प्रभारी को मैंने देखा कि वो मान नहीं रहे हैं तो मैंने एक व्यवस्था की थी। जो हमारे ग्रुप के लोग आए थे और यहाँ जो पहले से हमारा सपोर्ट करने वाला ग्रुप था, उनके सहयोग से लगभग 200 लोगों के सिग्नेचर हमने पेपर में लिए थे और एक एप्लीकेशन पहले से ही लिख लिया था। और जब मुझे प्रभारी ने बुलाया तो मुझे एक अंदाजा भी था कि ये किस लिए बुलाया जा रहा है, किस तरह की बातचीत होगी। तो मुझे लगा अगर जरूरत पड़ेगी तब मैं ये एप्लीकेशन सामने रखूंगा। और उस एप्लीकेशन में हमने लिखा था कि प्रभारी और अधिकारी गणों के द्वारा कृपाशंकर को यहां से बगैर किसी कसूर के निकालने की कोशिश की जा रही है, और हम इतने सारे लोग इस बात के प्रमाण हैं कि कृपाशंकर ने कोई गलती नहीं की है, कोई त्रुटि नहीं की है, और अगर कृपाशंकर को निकाला जाएगा तो हम इस बात की सूचना मुख्यालय तक भेजेंगे और इसमें हम सब लोग सहयोगी। इस प्रकार से एक मैंने अच्छा सा एप्लीकेशन लिखा था और लगभग 200 लड़कों ने उसमें अपने सिग्नेचर किए थे। तो वो मैंने एप्लीकेशन उनके सामने रखी प्रभारी के। मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप कृपाशंकर को भेजते हैं तो ये एप्लीकेशन मैं दिल्ली भेज दूंगा जो हमारा मुख्यालय था, और उसके बाद में फिर आपको सर जवाब देना पड़ेगा। तो
क्योंकि ये सब इतना फास्ट हो रहा था कि प्रभारी को भी लगा कि ये कौन सी बला आ गया है, और आते ही 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे यहाँ के गुरुकुल का माहौल पूरा बदल करके रख दिया। तो उनको सचमुच उस वक्त थोड़ा सा डर लगा, तो वो बड़े नाराज हुए, उनके चेहरे से वो गुस्सा मुझे दिखाई दे रहा था, और उन्होंने कृपा शंकर वाला गेट पास फाड़ करके फेंक दिया और बोले अब आप यहाँ से जाइए। मैंने कहा ठीक है, और ये कह करके मैंने वो एप्लीकेशन जिसमें मैंने सिग्नेचर करवाए थे लगभग 200 लोगों के, वो उठाया और मैं कक्ष में आ गया। अब दोपहर में लंच के बाद में भीमसेन का जाना तय हो गया था, क्योंकि भीमसेन क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितनी तैयारी हो गई, कब निकलेंगे, इस बात की मुझे पूरी सूचना मिल रही थी। हर आधे एक घंटे में कोई ना कोई आकर के मुझे सूचित करता था कि भीमसेन जी अब ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सारी चीजें मुझे पता थी। तो ये पता था कि लंच के बाद में भीमसेन जी का यहाँ से गमन होगा, और 12 से 2 बजे का जो टाइम होता था वो ब्रेक का टाइम होता, तो सब लोग फ्री होते थे, कहीं पर भी कोई जा सकता है, बाहर भी जा सकता है, और एक दूसरे से मिलना जुलना जो कुछ भी है वो एक फ्री टाइम होता था। तो लंच करके मैं बाहर चला गया, और क्योंकि ये बात लगभग सबको पता चल चुकी थी कि भीमसेन जी जाने वाले हैं, लगभग लोग उस प्रांगण में मौजूद थे उस समय। और हमारे कैंपस से बाहर निकल करके लगभग 100 कदम की दूरी पर एक छोटा सा वटवृक्ष था, उसके नीचे एक अच्छा सा सीमेंटेड चबूतरा था, तो मैं वहां जाकर के बैठ गया। 1:30 बजा होगा, भीमसेन जी अपने 2 बैग पकड़े हुए और 2-4 लोगों से हाथ वाथ मिला करके बाहर निकले गेट के। तो भीमसेन जी गेट से निकल करके और उस वटवृक्ष के पास पहुंचे, तो भीमसेन जी रुक गए और उन्होंने मेरी ओर देखा, और मुझे देख करके उनके आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने भीमसेन को बुलाया, मैंने कहा इधर। भीमसेन जी आए, फपक करके रो पड़े, जैसे कोई छोटा बालक रो पड़ता है। मैंने कहा क्या हुआ भीमसेन जी? बोले पांडे जी मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, आप तो मुझसे इतना स्नेह करते थे, आपके कहने पर मैं इस गुरुकुल में रुका था जब मैं शुरू में आया था, और आज आपने ही मुझे देखी निकाल दिया। और रोने लगे। मैंने कहा भीमसेन जी मैंने भी अपने मित्रता के संबंध को निर्वाह करने के लिए आपके साथ वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। सच तो यह है कि कई बार हम जिंदगी में वो सब कुछ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो शायद हम कभी नहीं करना चाहते। मैं कभी भी आपके प्रति ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, अभी भी मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हालात और आप सब ने मिल करके मुझे मजबूर कर दिया। पर मुझे आपके जाने का उतना ही दुख है जितना कि आपको यहां से जाने का दुख है। तो भीमसेन जी ने मेरे सामने हाथ जोड़े और उन्होंने कहा कि जो भी गलतियां मुझसे हुई हैं उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। अब पता नहीं कि जिंदगी के किसी मोड़ पर आपसे मुलाकात हो भी पाएगी कि नहीं। तो मैंने कहा भीमसेन जी आपने दिल से गलती मान ली, इसका मतलब ये है कि अब आपकी सजा पूरी हो चुकी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मैं भले ही टाइम कितना भी लगे, लेकिन इस गुरुकुल में वापस बुला कर रहूंगा। तो हंसने लगे, बोले मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो पता नहीं क्यों अंदर से विश्वास करने का मन कर रहा है। मैंने कहा बिल्कुल विश्वास रखिए, और मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं आपको वापस बुला सकूं। हालांकि जब मैं ये बात कह रहा था तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं इनको बुला पाऊंगा कि नहीं बुला पाऊंगा। और भीमसेन जी ने अपने बैग उठाए और अपने रास्ते चल पड़े। और भीमसेन जी को इस प्रकार से जाते हुए देख करके बहुत ही भारी मन से मैं भी अपने कैंपस की तरफ मुड़ा और मन में विचार करने लगा कि भीमसेन जी को वादा तो कर दिया है कि इनको वापस गुरुकुल में बुलाऊंगा। पता नहीं मुझे मैं कैसे बुलाऊंगा, क्या करना होगा, क्योंकि इसके आगे का प्लान मैंने अभी तक नहीं किया था। तो मित्रों, इसके आगे क्या हुआ, क्या मैं भीमसेन जी को वापस गुरुकुल बुला पाया कि नहीं बुला पाया? आने वाले टाइम में उस गुरुकुल में जहां राजनीतिक माहौल इतना गर्म हो चुका था, प्रभारियों के, अधिकारियों के साथ, बाकी के स्टूडेंट्स के साथ, बाकी के ग्रुप्स के साथ, वहां पर किस प्रकार के राजनीतिक दांव पेच हुए, मैं भीमसेन को बुला पाया वापस कि नहीं बुला पाया, या मैं वहां रुक पाया कि नहीं रुक पाया, या मेरा आगे भविष्य में क्या हुआ, ये सब कुछ देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा माई लाइफ भाग 19। तो बने रहिए इसी प्रकार से आप मेरे साथ में, और देखते रहिए हमारे वीडियोस को। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना भूलिएगा मत, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और मिलता हूं अपने किसी दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।